सब कुछ एक लैब से शुरू हुआ, जहां एक स्टीच्ड कॉर्प्स एक्सपेरिमेंट टेबल के ऊपर लटका हुआ था। जैसे ही सेकंड पावर सोर्स कनेक्ट किया गया, कमरे में मौजूद सब लोग अपनी सांस रोककर खड़े हो गए। तभी वो बॉडी हल्की सी हिली। जो हाथ बिल्कुल बेजान होने चाहिए थे, वो अचानक ऊपर उठ गए और उसकी छाती ऐसे उठने गिरने लगी जैसे कोई जिंदा इंसान सांस ले रहा हो। पूरा कमरा शॉक में था, लेकिन जज ने सब रोक दिया। बोला, ये बस एक ट्रिक है, धोखा है। विक्टर ने बहस नहीं की। उसने पास रखा एक छोटा सा बॉल उठाया और कॉर्प्स की तरफ उछाल दिया। सबकी आंखें फटी रह गईं। जब उस बॉडी ने बॉल को बिल्कुल स्मूथली पकड़ लिया, जैसे कोई नॉर्मल इंसान पकड़ता है, विक्टर बोला, ये एक कंप्लीट कोऑर्डिनेटेड बॉडी है। जज की आवाज और तेज हो गई, इसका ब्रेन डेड है। बिना सोच के ये सिर्फ एक चलता फिरता खोल है। विक्टर ने टेबल पर हल्का सा टैप किया और क्रीचर से बात की। सबकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसने समझकर बॉल वापस विक्टर की तरफ फेंक दिया। भीड़ में फुसफुसाहट से लेकर शोर तक मच गया। जज चिल्लाया कि विक्टर ईश्वर की मर्यादा तोड़ रहा है। लाइफ भगवान का गिफ्ट है। विक्टर ने लाइफ ही फ्यूचर है। ऑडियंस में बैठा एक टर्मिनली इल आदमी, हॉलैंड, ये सब बड़ी गौर से देख रहा था और उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन बोल्ड आइडिया आकार ले रहा था। बाद में वो विक्टर के पास आया, उसके दूर के भाई विलियम का लेटर लेकर। विलियम की फियांसी एलिजाबेथ असल में हॉलैंड की नीस थी, इसलिए बातचीत अचानक थोड़ी पर्सनल लगने लगी। हॉलैंड ने बताया कि उसने विक्टर का आर्टिकल द लैंसेट में पढ़ा था, जिसमें उसने एक नया बॉडी असेंबल करके उसमें लाइफ देने की बात लिखी थी, और आज की डेमोन्स्ट्रेशन ने साबित कर दिया कि यह सच में पॉसिबल हो सकता है। उसने विक्टर को अपने घर बुलाया, जहां उसने कुछ ऐसा दिखाया जिसने विक्टर को चुप कर दिया। एक पूरा ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही सफाई से निकाला गया। एक विशाल लकड़ी के बोर्ड पर माउंटेड हर वेसल और नर्व बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी बड़े मेडिकल कॉलेज की रेयर डिस्प्ले हो। विक्टर समझ गया, यही वो मिसिंग पीस था जिसकी उसे तलाश थी। हॉलैंड ने पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देने का वादा किया, बस एक शर्त पर, वो एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करेगा। जल्द ही विक्टर को समुद्र किनारे एक पुराना किला मिल गया, जहां उसने बेटरिया सिल्वर लाइटनिंग रॉड्स, एक खास सिल्वर ऑपरेटिंग टेबल जिस पर लिम्फेटिक नोट्स मार्क थे, और एग्जीक्यूशंस के बाद मिले फ्रेशली स्टीच्ड बॉडीज इकट्ठा किए। एक रात अचानक आई इंस्पिरेशन के दौरान, जैसे ही उसने इलेक्ट्रोड्स को लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर मूव किया, बॉडी ने तुरंत रिएक्शन दिया। उसी पल विक्टर समझ गया, उसने लाइफ का सीक्रेट खोज लिया है। फिर एक भयानक तूफानी रात में बिजली आसमान से गिरी, पावर सर्ज हुआ और उसी चमक के बीच क्रीचर का जन्म हुआ। हॉलैंड गिड़गिड़ाया कि विक्टर इस एक्सपेरिमेंट से उसकी जान बचा ले, लेकिन विक्टर ने साफ मना कर दिया। रिस्क बहुत बड़ा था। किले की ऊंची मीनार पर हुई धक्का मुक्की में हॉलैंड नीचे गिर गया और उसकी वही मौत हो गई। उस पल के बाद से सब कुछ धीरे धीरे एक दर्दनाक ट्रेजेडी में बदलता चला गया। मीनार के सबसे ऊपर लाइटनिंग रॉड जगह पर लॉक हो गई। स्विच दबाया गया और रॉड सीधा उठकर नीचे रखी बॉडी के ठीक ऊपर आकर सेट हो गई। अब बस इंतजार था। तभी अचानक आसमान जैसे फट गया। जैसे ही बिजली सीधे रॉड पर गिरी, एक तेज सफेद रोशनी ने सब कुछ निगल लिया। बिजली सिल्वर वायर से गरजती हुई नीचे आई, हॉल में दौड़ी और क्रीचर के सीने में लगे बैटरियों में ऐसे भर गई जैसे समुद्र की लहर टकरा रही हो। जब बैटरियां पूरी भर गई तो करंट और अंदर घुसा। ब्लड वेसल्स में दौड़ता हुआ हर नर्व सेल को जगा गया और फिर अचानक सब शांत। विक्टर भागकर आगे आया। उसने अपना कान क्रीचर के सीने पर लगाया। कोई हार्ट बीट नहीं, वो टूट गया। उसने ठंडी बॉडी पर बार बार मुक्के मारे जब तक उसमें ताकत ही नहीं बची। थका हुआ, बिखरा हुआ, वो अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और गहरी नींद में चला गया, सपना देखते हुए कि उसके बचपन का एंजल फिर से जिंदा हो गया है। जब उसकी आंख खुली, उसके बिस्तर के पास एक साया खड़ा था। वही बॉडी। डर से उसका शरीर जम गया, लेकिन फिर उसने गौर किया कि वो उसे कॉपी कर रही है। हाथ उठाना, सिर घुमाना, पलक झपकाना, वो तेजी से सीख रही थी। विक्टर ने पर्दे हटाए, धूप कमरे में भर गई और क्रीचर पीछे हट गया, अपना चेहरा ढकते हुए। विक्टर ने धीरे से कहा, डरो मत, ये सूरज है, ये तुम्हें एनर्जी देता है। और बस उसी पल विक्टर का मॉन्स्टर सच में जन्म ले चुका था। उसने उसे अपना नाम सिखाया, विक्टर, और वही पहला वर्ड बना जो क्रीचर ने बोला। उसकी पूरी दुनिया का सबसे अहम सिंबल, अपने क्रिएटर से जुड़ी इकलौती डोर। विक्टर जोश में उसे और वर्ड सिखाने लगा, जैसे कोई कलाकार अपनी मास्टरपीस को जिंदा होते देख रहा हो। हालांकि सेफ्टी के लिए उसने उसके हाथों में हैंडक्स भी लगाए रखे। हर चीज क्रीचर के लिए नई थी, लेकिन बेसमेंट से बाहर निकलते हुए विक्टर के मन में अजीब खालीपन था। वो सफल हो गया था, लेकिन अब आगे क्या? हफ्ते बीत गए, क्रीचर और मजबूत होता गया और विक्टर को लगा कि उसके पास सिखाने के लिए वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। जब उसने उसे शीशे में उसका रिफ्लेक्शन दिखाया तो उसने पहली बार अपना स्टीच्ड, बदसूरत चेहरा देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्टर के दिल में घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों थे। वो अपनी सफलता दिखाना चाहता था,
लेकिन बाहर एलिजाबेथ खड़ी थी अपने अंकल हॉलैंड के बारे में पूछती हुई। ऊपर विलियम को बातों में उलझाकर एलिजाबेथ नीचे बेसमेंट तक पहुंच गई और उसने क्रीचर को देख लिया। उनकी नजरें मिली, न डर न घिन, बस कुछ अजीब और तुरंत सा कनेक्शन, जैसे पहली नजर का प्यार। क्रीचर खुद ब खुद उसकी तरफ खींच गया। एलिजाबेथ ने कहा उसे जंजीरों में नहीं बांधना चाहिए, और उसी रात वो एक लैंटर्न लेकर वापस आई। अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई। क्रीचर ने दूसरा वर्ड सीखा। विक्टर बेचैन और जलन से भर गया। उसने जंजीरें और कस दी और उसे मॉन्स्टर कहकर चढ़ाया। गुस्से और दर्द में क्रीचर ने लोहे की छड़ मोड़ दी और बार बार विक्टर का नाम चिल्लाने लगा। डरा हुआ विक्टर ने एलिजाबेथ को दूर भेज दिया और पूरे किले में फ्यूल फैला दिया। उसने कहा कुछ अच्छा बोलो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। लेकिन क्रीचर ने बस एक ऐसा नाम फुसफुसाया जिसे विक्टर सुनना नहीं चाहता था। विक्टर ने माचिस जला दी। आग तेजी से फैल गई। बेसमेंट में बंद क्रीचर विक्टर का नाम चीख रहा था, गुस्से में नहीं, मदद की भीख मांगते हुए। विक्टर रुक गया, पलटा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला पूरा किला धमाके से उड़ गया। धमाके ने उसे कई फुट दूर फेंक दिया और उसका पैर उड़ा दिया। किला मलबे में बदल गया। आग और पत्थरों के नीचे फंसा क्रीचर अपनी जंजीरें तोड़कर सीवर के रास्ते भाग निकला, ठीक उससे पहले कि सब राख हो जाएं। वो समुद्र में गिरा और बाद में किनारे पर जागा। वो एक अनजान जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां पहली बार उसने एक हिरन को आराम से पत्ते खाते देखा। उसने उस पर हमला नहीं किया। वो धीरे से उसके पास लेट गया और उसकी नकल करते हुए खुद भी पत्ते चखने लगा। हिरन ने उसे बिना डर के देखा। इस दुनिया में पहली बार उसे शांति महसूस हुई। लेकिन तभी गोली की आवाज ने सब तोड़ दिया। 2 आदमी उसकी तरफ बंदूक ताने खड़े थे। उसके चेहरे से डरे हुए। गोलियां उसे लगीं और वो जंगल में भाग गया। समझ नहीं पा रहा था कि पत्ते खाना गुनाह है, कैसे हो गया। बाद में ठंड और बारिश में भीगा हुआ वो एक छोड़े हुए घर में छिप गया। सुबह जब उसकी आंख खुली उसने वही शिकारी बाहर देखे और उनके साथ एक सफेद बालों वाला ब्लाइंड बूढ़ा आदमी जो अपनी छोटी पोती के साथ प्यार से खेल रहा था। तस्वीरों के जरिए उसे दुनिया समझा रहा था। क्रीचर चुपचाप सुनता रहा, सीखता रहा और उसके दिल में एक उम्मीद जगी, शायद वो भी कभी ऐसे किसी फैमिली का हिस्सा बन सकता है। शायद उसे भी कभी काइंडनेस मिल सके। अगली सुबह जब परिवार उठा तो दरवाजे के बाहर सलीके से जमा की हुई लकड़ियों का इतना बड़ा ढेर पड़ा था कि पूरी सर्दी निकल जाए। बूढ़े आदमी ने हैरानी से मुस्कुराकर कहा, लगता है कोई जंगल का देवता हमारी मदद कर रहा है। दूर छिपकर मॉन्स्टर उनके खुश चेहरे देख रहा था और उसके अंदर कुछ नया सा उभरा। तो किसी की मदद करने से ऐसा फील होता है। उसके बाद हर रात वो चुपके चुपके उनके लिए काम करने लगा, यहाँ तक कि अपनी जबरदस्त ताकत से किसानों के लिए एक बड़ा नया खलिहान बना दिया और उनकी जमीन भी बढ़ा दी। परिवार दिल से उस फॉरेस्ट स्पिरिट का शुक्रिया अदा करता रहा। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन भूखे भेड़ियों का झुंड उनकी भेड़ों पर टूट पड़ा। किसानों ने अपनी बंदूकों से मुकाबला किया। गोलियों की आवाज खेतों में गूंजती रही जब तक भेड़िए भाग नहीं गए। ये हिंसा देखकर मॉन्स्टर कांप उठा। उसे अपना शिकार होना याद आ गया और पुराना डर वापस लौट आया। भारी नुकसान के बाद परिवार ने बाकी भेड़ों को दूर के बाजार में बेचने का फैसला किया, बूढ़े आदमी को घर पर अकेला छोड़कर। आखिर मॉन्स्टर को पास आने का मौका मिला। सच तो यह था कि ब्लाइंड बूढ़ा पहले ही उसकी मौजूदगी महसूस कर चुका था। आंखें ना होने से उसके बाकी एहसास और तेज हो गए थे। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से मॉन्स्टर का चेहरा छुआ, जैसे उसके अंदर छिपे डर को पड़ रहा हो। मॉन्स्टर ने हल्की सी आवाज निकाली। बूढ़ा मुस्कुराया, मैं तुम्हारी अच्छाई महसूस कर सकता हूँ। उसी दिन से दोनों दोस्त बन गए। बूढ़ा उसे कहानियां सुनाता, नए वर्ड सिखाता और दुनिया की खूबसूरती के बारे में बताता। पहली बार मॉन्स्टर को जिंदा होने का फील हुआ, लेकिन समय के साथ उसके मन में सवाल उठने लगे। वो कौन है, क्यों बना है? बूढ़े के नरम सवालों ने उसकी यादें जगाईं और वो जले हुए केसल के खंडहरों तक लौट गया। टूटे पत्थरों के बीच उसे पीले पड़े मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले जिनमें डरावनी सच्चाई लिखी थी। वो कोई असली इंसान नहीं, बस स्टिच टुगेदर क्रिएशन है। आखिरी पन्ने पर विक्टर की फोटो थी, वही आदमी जिसने उसे बनाया था। उसी पल से विक्टर को ढूंढना ही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। जब वो फोटो लेकर फार्म हाउस लौटा, माहौल अजीब लगा। अंदर भागकर देखा तो भेड़िए फिर बूढ़े पर हमला कर रहे थे। गुस्से में उसने अपनी ताकत से कई भेड़िए मार गिराए, बाकी को भगा दिया। वो बूढ़े के पास घुटनों के बल बैठ गया और सब कुछ बता दिया, अपनी सच्चाई, अपना डर, अपनी उलझन। बूढ़े ने कमजोर हाथ से उसका हाथ थामा, कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी सांस रुक गई। मॉन्स्टर पत्थर सा खड़ा रह गया। पहली बार उसने किसी अपने की मौत देखी थी। तभी परिवार लौट आया। चारों तरफ खून देखकर उन्होंने समझा मॉन्स्टर ने ही बूढ़े को मारा है और बिना सोचे फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उसके चेहरे में लगी। एक आदमी दरांती लेकर उस पर झपटा और घबराहट में मॉन्स्टर ने पलटकर वार किया। वो आदमी मर गया। अपने ही हाथों से खून देखकर वो सहम गया और बर्फ में भाग पड़ा। गोलियां उसकी पीठ और गर्दन चीरती रही। आखिर वो गिर पड़ा। बर्फ धीरे धीरे उसके शरीर को ढकती गई।
घंटों बाद उसकी उंगलियां हिली, सारे घाव पूरी तरह भर चुके थे। वो अमर था, लेकिन राहत नहीं, गहरा दर्द फील हुआ। मर न पाने का मतलब था अपने बदसूरत शरीर, अपनी तन्हाई और अपने दर्द से कभी छुटकारा न मिलना। इमॉर्टैलिटी उसका सबसे बड़ा श्राप बन चुकी थी। उसे विक्टर को ढूंढना ही होगा, वही इसे खत्म कर सकता है। उधर विक्टर भी बचपन वाले एंजल के उसी डरावने सपने से परेशान था। हर बार अपनी आर्टिफिशियल लेक के दर्द के साथ जागता। विलियम और एलिजाबेथ की शादी पास थी और विलियम ने प्यार से उसे आने की याद दिलाई। कभी उन्होंने उसकी जान बचाई थी और विक्टर सच में चाहता था कि उसका भाई खुश रहे। अपनी छड़ी के सहारे वो एलिजाबेथ के कमरे तक गया, सब कुछ के लिए माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसने सख्ती से मना कर दिया। जैसे ही वो मुड़ा, पास के पर्दे हल्के से हिले। उसने दरवाजा बंद किया और खाली कमरे में बोल पड़ा। अंधेरे से मॉन्स्टर बाहर आया। विक्टर हैरान नहीं था, लेकिन उसे साफ बोलते सुनकर चौंक गया। मॉन्स्टर ने कहा कि उसके जैसा एक कंपेनियन बना दो। मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता। विक्टर ने गुस्से में मना कर दिया, कहा लाइफ बनाना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मॉन्स्टर की आंखें सख्त हो गई। उसने विक्टर को उठाकर कमरे में फेंक दिया। धमाके की आवाज सुनकर एलिजाबेथ दौड़ती हुई आई। जैसे ही उसकी नजर मॉन्स्टर से मिली, वक्त थम सा गया। दोनों ऐसे गले मिले जैसे बरसों से बिछड़े हो। विक्टर लड़खड़ाते हुए उठा, बंदूक उठाई और शादी के मेहमान भी अंदर आ गए। विलियम और कुछ लोग मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने सबको आसानी से हटा दिया। दुख से भरा मॉन्स्टर एलिजाबेथ को अपनी बाहों में उठाकर धीरे धीरे बाहर चला गया। सब लोग सदमे में देखते रह गए। विक्टर भागकर विलियम के पास गया, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका भाई मर रहा है। उसने शॉटगन उठाई और खून के निशानों का पीछा करते हुए बर्फ में आगे बढ़ गया। विक्टर ने एलिजाबेथ को एक चट्टान पर चुपचाप पड़ा हुआ पाया। उसकी सांसें थम चुकी थी। उसी पल पीछे से मॉन्स्टर आया और उसे जमीन पर दबोच लिया ताकि वो हिल भी न सके। विक्टर गुस्से से दहाड़ा, हिम्मत है तो मार डाल मुझे। लेकिन मॉन्स्टर बस उसे देखता रहा, फिर मुड़कर धीरे धीरे चलता हुआ दूर जाने लगा। विक्टर किसी तरह उठ खड़ा हुआ और उसकी पीठ पर 2 गोलियां दाग दी। गोलियां लगी। मॉन्स्टर एक पल को लड़खड़ाया, लेकिन फिर आगे बढ़ता रहा, बर्फ पर खून की एक लंबी लकीर छोड़ते हुए। उसी दिन से विक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी उसे खत्म करने में झोंक दी। वक्त के साथ उसे समझ आ गया कि आम गोलियां बेकार हैं, इसलिए उसने अपनी सारी दौलत सबसे खतरनाक एक्सप्लोसिव्स खरीदने में लगा दी। एक शाम जब वो बर्फ में अकेला डेरा डाले बैठा था, उसने दूर एक साया देखा। मॉन्स्टर खुद उसके पास आ गया था। विक्टर तंबू में छिपकर बंदूक ताने बैठा रहा। जैसे ही एक हाथ अंदर आया, उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली मॉन्स्टर की हथेली चीरती हुई निकल गई, लेकिन कुछ ही सेकंड में क्रीचर ने उसे पकड़ लिया और बर्फ पर घसीटता हुआ बाहर ले गया। उसने विक्टर से एक्सप्लोसिव्स छीन लिए और बोला, माचिस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें दुनिया के आखिरी छोर तक पीछा करूंगा। विक्टर के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने माचिस दे दी। मॉन्स्टर ने एक्सप्लोसिव्स जला दिए और वहीं खड़ा रहा जबकि विक्टर अपनी जान बचाकर भागा। धमाका हुआ, उसका शरीर काला पड़ गया, लेकिन वो जिंदा था। उसने महसूस किया कि जला हुआ मांस फिर से उग रहा है, हड्डियां अपनी जगह लौट रही है। मौत उसे छू भी नहीं सकती थी। उसने सिर आसमान की तरफ उठाकर एक लंबी टूटी हुई चीख निकाली। दर्द और गुस्से से भरी, जो जमी हुई धरती पर गूंज उठी। उस आवाज ने पास के एक जहाज के कैप्टन और उसके क्रू को खींच लिया। उन्होंने बर्फ में घायल पड़े विक्टर को पाया और जहाज पर उठा लाए। जैसे जैसे मॉन्स्टर की दहाड़ पास आती गई, क्रू ने बंदूकें तान दी। गोलियां उस पर लगी पर कोई असर नहीं। वो जहाज पर चढ़ाया, विक्टर का नाम चिल्लाते हुए। तभी एक क्रू मेंबर ने उसके सीने पर शॉटगन दाग दी और उसे पीछे धकेल दिया। कैप्टन ने उसके पैरों के नीचे की बर्फ तोड़ दी और मॉन्स्टर जमा देने वाले पानी में गिर गया। सबको लगा वो खत्म हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक साया फिर बर्फ पर चढ़ता दिखा और जहाज की तरफ बढ़ने लगा। केबिन के अंदर विक्टर ने कैप्टन को पूरी कहानी सुना दी। जब मॉन्स्टर फिर लौटा, विक्टर की आंखों में नफरत नहीं थी। मॉन्स्टर ने भी अपनी कहानी कही, जंगल की बूढ़े आदमी की अपनी तन्हाई की। विक्टर ने धीमे से कहा, मुझे माफ कर दो। मॉन्स्टर पास आया, सिर झुकाया और उसके माथे पर किस किया। विक्टर ने आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गया। क्रू की हैरान निगाहों के सामने मॉन्स्टर मुड़ा, जहाज के अगले सिरे पर गया और अपनी ताकत से उसे जमी हुई बर्फ की कैद से आजाद कर दिया। कैप्टन दूर जाते उस साय को देखता रहा और अपने आदमियों से बोला, खतरा टल गया, अब हम घर लौट सकते हैं। जमे हुए सुनसान मैदान में अकेला खड़ा मॉन्स्टर उगते सूरज को देख रहा था, जिसकी सुनहरी और धुंधली रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी। उसने उस नए सूरज को देखा और उसकी आंख से एक अकेला आंसू चुपचाप बह निकला।